जय हिंद मेरे प्यारे फिजिशियंस। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे फिजिशियंस टॉपर, आज बहुत दिनों के बाद मैथ की क्लास आप सभी के सामने में लेकर आया हूँ। पिछली बार जब आपको पढ़ाया था मैं, तो मैंने चैप्टर 6 को पढ़ाया था और चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन दिया था जो कि ट्राइंगल्स के बारे में था। अकॉर्डिंग टू साथियों एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं और मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था आपको साइंस को कंप्लीट करवाने के लिए और कुछ टेस्ट के लिए। और मैंने ये भी बता दिया था साथियों कि आप लोग चैप्टर 5 तक अपने आप को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। चैप्टर 6 की जो बातें थी मैंने आपको बता दी थी, आप उसका उपयोग हम लोग इस चैप्टर में भी करेंगे। कैसे करेंगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा। सत्य चैप्टर जो है चैप्टर 7 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, याद रखिएगा क्लास 10th का है, निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आखिर ये क्या चीज है, इसलिए आप क्लास 9th में भी परिचित होंगे और आपने पढ़ के भी रखा है। बस आपको क्लास 9th की चीजों को एक बार क्लास 10th में थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा और 10th में भी वो टॉपिक है, इसलिए रिकॉल करवाना वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग सीखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि साथियों अगर रास्ता पता होता है राही को तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है, और अगर रास्ता ही नहीं पता होता है तो बार बार उसकी अटकने आती है, बार बार रुकावट आती है और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही साथियों परेशानियों का सामना करता है। कभी कभी मंजिल मिलती भी नहीं है क्योंकि वो सही रास्ते पर चल ही नहीं रहा था। तो आज मैं जो क्लास लेने वाला हूं आप सभी का, वो मैं आपका पूरा का पूरा रोड मैप बताने वाला हूं कि कैसे निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर करना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ निर्देशांक ज्यामिति सबसे सरल है। अगर आपके मन में ये कठिन निर्देशांक ज्यामिति है, कहता हूं बहुत ही सरल है साथियों। एक बार मैं जब आपके सामने इस चीजों को स्पेस करूंगा तो आप देखेंगे कैसी चीजें होती है। बहुत ही आसान चीज है। पहले मैं एक चीज और देता हूं, इसको देखिए, देखिए ध्यान से, इससे आप परिचित हैं। कहोगे भाई ये क्या है, अभी देखिए क्या है, अभी आप भी कहेंगे कि यही से परिचित हो। यहाँ पे होता है मिड पॉइंट साथियों, और यहाँ पे होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। इसे बोलते हैं वाई, इसे बोलते हैं वाई डैश, इसे बोलते हैं एक्स, इसे बोलते हैं एक्स डैश। उस दिमाग में आया? मतलब साथियों जो पड़ी लाइन होती है इसे कहते हैं एक्स, तो जो खड़ी लाइन होती है इसे बोलते हैं वाई। पटी वाली लाइन को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं भुज, और इसे बोलते हैं कोटि। तो याद कर लो, इसे लिख लो भी कि जो वाई वाला होता है उसे कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। और इसे बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। आखिरकार तीर क्यों बनाया जाता है? तो तीर का मतलब यह होता है साथियों कि जितना चाहे हम उतना घटा बढ़ा सकते हैं। हम अपने नंबर के अकॉर्डिंग जितना हमें नंबर की जरूरत होगी उतना हम घटा बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए जिधर डैश वाला होता है उधर माइनस वाला होता है। मतलब कि ऊपर प्लस रहेगा, ऊपर प्लस रहेगा, इधर माइनस, इधर माइनस रहेगा। समझिए कैसे? ये होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस कामा प्लस का। ध्यान दीजिएगा, इसे बोले प्रथम चतुर्थ थांश, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? चार भागों का एक अंश। अब यहाँ प्लस प्लस है और यहाँ पर क्या होता है? जो माइनस का प्लस होता है, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और इसी का उल्टा इधर, मतलब इधर दोनों प्लस प्लस है, इधर होगा क्या? दोनों माइनस माइनस। इसे बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय के बाद इसका उल्टा इधर होता है, मतलब पहले प्लस होगा फिर बाद में माइनस होगा। इसे बोलते हैं चतुर्थ। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। मैंने क्या बताया कि खड़ी वाली लाइन को कोटि बोलते हैं, पड़ी वाली लाइन को भुज बोलते हैं, और जिधर डैश होता है उधर माइनस रहेगा। देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, इधर डैश था, इधर माइनस आपको मिला, ये भी डैश के अंदर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर दोनों डैश मिल रहे हैं, इसलिए क्या होगा? दोनों माइनस हो गया। और जो जीरो होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? एक चीज और याद कर लीजिएगा, मूल बिंदु जो होता है साथियों, मूल बिंदु होता है 0, 0। मूल बिंदु 0, 0 होता है।
खड़ी वाली लाइन को साथियों कोटि बोलते हैं, पड़ी वाली लाइन को भुज बोलते हैं। ये चतुर्थांश आपको जरूर याद होने चाहिए। ये क्लास 9th में भी है था और क्लास 10th में भी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले वाले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस फिर प्लस होता है, फिर तृतीय चतुर्थांश में साथियों माइनस माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में साथियों प्लस कामा माइनस होता है। अब इस चीज को मैं रिकॉल करवाता हूं, देखिए ध्यान से। सवाल आया आपके सामने -2, बोला गया बिंदु -2, 4 किस चतुर्थांश में। अब बताइए कैसे पहचानेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं, 6, -4। अब ये सवाल आ गया, पूछ लिया पहला सवाल में कि -2, 4 किस चतुर्थांश में, और दूसरा सवाल पूछा है 6, -4 किस चतुर्थांश में। तो क्या जवाब देंगे आप। देखिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस है और जहां पर कुछ नहीं है तो वहां पर प्लस जरूर इंक्लूड होता है साथियों। अंडरस्टूड उसे बोलते हैं, छिपा रहता है। तो जब प्लस छिपा है तो पहले माइनस है फिर प्लस है, तो पहले माइनस फिर प्लस का है द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके सामने, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश याद रखिएगा। आपको जो भी बुक हो उससे नो मैटर करता है, ये टॉपिक ही चल रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है। चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। जो लोग लेट में ज्वाइन किए अभी भी साथियों सुन लीजिए, चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं साथियों चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी आपकी फिजिक्स में भी काम आती है और मैथ में तो काम आ ही रही है। अब देखिए ध्यान से, तो पहले माइनस फिर प्लस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश होगा। पहले प्लस फिर माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो कौन सा चतुर्थांश। कुछ समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने इसी एग्जाम्पल को क्यों लिया अभी आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे गलती कर दिया था मैंने। चलिए चतुर्थ, ध्यान दीजिएगा क्या सिखाना चाहता हूं इस दो एग्जाम्पल के द्वारा। पहले माइनस फिर प्लस तो द्वितीय होगा, और उसी का उल्टा अगर पहले प्लस फिर माइनस हो जाए तो चतुर्थ होगा। मतलब द्वितीय का उल्टा कौन है, चतुर्थ है, और प्रथम का उल्टा क्या है, तृतीय है। ध्यान दीजिए, प्रथम में सब प्लस प्लस है, तृतीय में सब माइनस माइनस है, और द्वितीय में पहले माइनस फिर प्लस है, चतुर्थ में पहले माइनस फिर प्लस है, सॉरी पहले प्लस फिर माइनस है। ये सवाल आ गया। दूसरा सवाल आ जाता है, मान लो पूछ लिया गया 8, 6 में कौन भुज है और कौन कोट है। पूछ लेता है कि 8, 6 में कौन भुज है और कौन कोट है। तो मैंने क्या बताया कि साथियों भुज को बोलते हैं एक्स, कोट को बोलते हैं वाई। मूल बिंदु बराबर होगा, मतलब 0, 0 एक्स, वाई होता है। मतलब पहले एक्स होगा, तो पहले अगर एक्स, वाई से इसकी तुलना करें तो चूंकि हमारा एक्स क्या भुज, तो हम बोल सकते हैं कि भुज बराबर 8 होगा और कोटि बराबर 6 होगा। बताओ समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या बताया, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, पहले एक्स होता है फिर क्या होता है, वाई होता है। पहले वाले को भुज बोलते हैं, दोबारा वाले को कोट बोलते हैं, और मैंने चिन्ह परिपाटी बता दी। अब बताओ ये 8 और 6 किस चतुर्थांश का नाम होगा। तो ये होगा प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। समझ में आ रहा है। तो मैंने समझाया आपको चिन्ह परिपाटी, इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिक्स में भी किया गया है और मैथ में किया जा रहा है। अब आइए आगे देखते हैं चीजों को धीरे धीरे समझने के लिए। अब आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर को एनालिसिस कर रहा हूं, चैप्टर को समझा रहा हूं, तो आप घबराइए नहीं। अभी मैंने आपको चिन्ह परिपाटी समझाया है। अब चिन्ह परिपाटी के बाद अगली हेडिंग डालिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हेडिंग डालिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ, इसे फार्मूला होता है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं आप कि x को बोलते हैं भुज, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया है,
और y को बोलते हैं कोट। तो अगला फार्मूला आप बना सकते हैं आप कि भुज के वर्ग का, भुज के या भुजाओं के वर्ग प्लस कोट के वर्ग का योग क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। जैसे कि आपके पास सवाल आया कि 8,6 और 9,5 दो बिंदु आपको दे दिया गया, 8,6 और 9,5 दो बिंदु आपको दे दिया गया और इनके बीच की दूरी निकालना है। यही सवाल सबसे पहले आता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x1 x2 कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले वाला होता है x1, फिर y1 और x2 और y2 होता है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया, यहाँ पर x y का होना जरूरी है। तो पहले वाला भुज होगा, दूसरा वाला कोट होगा। तो देखिए इस फार्मूले में पुट करता हूं कि PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 का मान 9 है और x1 का मान कितना है 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान 6 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 में से 8 जाएगा 1 का स्क्वायर, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बच सकता है 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, क्योंकि जहां पर स्क्वायर होता है वहां पर माइनस हट जाता है। तो इसे बोलेंगे प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। और याद रखिए जितनी भी दूरी होती है इकाई में आता है, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, इस चीज को विशेष याद रखिएगा। अगर आप इकाई लिखना भूल जाते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी आप निकाल सकते हैं और मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताया। इसके बाद जो अगला सवाल आता है निर्देशांक ज्यामिति में, वो आता है किसी त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कि आपके पास बिंदु दे दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु है, या ये बिंदु एक आयत के बिंदु है, या यह बिंदु किसी भी टॉपिक को लेकर पूछा जा सकता है। तो मैं अब आपको आगे टॉपिक्स में सिखाऊंगा। अभी मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं कि अभी मैं चैप्टर का रोड मैप बता रहा हूं, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। मैं किसी क्वेश्चंस को नहीं लेकर आया हूं आपके सामने, मैं ओनली केवल आपको चीजें समझा रहा हूं कैसे क्या करना है। इसलिए आप चीजों को समझने के लिए कोशिश करिए और टॉपिक को कनेक्ट करिए। जो मैं बता रहा हूं यही आपको निर्देशांक ज्यामिति में मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक एक भी सवाल आगे नहीं आ सकता है। सबसे पहले सवाल आता है चिन्ह परिपाटी से, अगला सवाल आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, अगला सवाल आता है कोई बिंदु दे दिया जाएगा और सिद्ध करना होगा ये त्रिभुज है, आयत है या आपका वर्ग है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे वर्ग बनेगा, कैसे त्रिभुज बनेगा और कैसे साथियों आपका आयत बनेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने ये दो सवाल है और मेरी पूरी गारंटी बोर्ड एग्जाम में इन्हीं दो टाइप्स के सवाल आते हैं। एक टाइप्स आता है आपका आयत को लेकर के, वर्ग हो गया त्रिभुज हो गया, और एक आता है आयत को लेकर के। तो अगर आप वर्ग समझ जाएंगे तो त्रिभुज सॉरी आयत समझ जाएंगे, त्रिभुज अगर इस प्रकार का समझ जाएंगे तो और भी त्रिभुज समझ जाएंगे। अगर आपको भी वर्ग और त्रिभुज के बारे में जानकारी नहीं तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल की वीडियो जरूर देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला सवाल आपको लेकर के है, पहला सवाल का मैं हल करूंगा। लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3, 6,4, 5,6, 3,5 एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर उससे कहते हैं जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब कोई भी साइड थोड़ा सा भी डिसबैलेंस नहीं होता है। चीजों को मैं लेकर चलता हूं। सवाल है 4,3, 6,4, फिर 5,6, फिर लेंगे 3,5 को। अब यहां से चीजें देखिएगा तो मैं अगर इसे P मान लो, इसे Q मान लो, इसे R मान लो और इसे S मान लो, तो कोई वर्ग कब सिद्ध हो सकता है, जब होगा साथियों PQ बराबर QR बराबर RS और बराबर SP। अगर ये चारों चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं तो एक वर्ग बनता है। तो आइए हम पहले PQ को पता करते हैं। PQ का फार्मूला आप सभी के पता है कि x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजों को समझिएगा, यहां पर मैं PQ को लेता हूं तो P यहां पर है और Q यहां पर है। समझिएगा चीजों को लेकर, यहां पर P और यहां पर Q है,
तो यहां पर देखिए हम इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या x2 माइनस x1, तो 6 माइनस क्या होगा 4 होगा होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 का मान यहाँ पे 4, 4 का मान y1 का मान 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 प्लस 1 क्या होगा √5। तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि पी क्यू का मान क्या है √5। अब आइए आगे देखते हैं, पी क्यू के बाद निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है क्यू आर। देखिएगा क्यू आर बराबर भी फार्मूला वही होगा, याद रखिए दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला वही होता है, केवल ये बदलते हैं। फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम क्यू आर की बात करें तो अब इसकी बात करेंगे, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। यहां पर क्या हो जाए x1 y1 x2 y2। चीजों को ध्यान से देखिएगा, अगर y2 की बात करें तो यहां पर 5 है, और x1 की बात करें x2 की बात करें 5 है, x1 की बात करें तो 6 है का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो यहां पर 6 है और y1 की बात करें तो 4 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 में से 4 जाएगा 2, 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 4 1 5, √5 इसका भी आया। यहाँ भी क्या है √5, यहाँ पर भी क्या है √5। अभी दो चीज बराबर हो चुका है। अब अगला चीज देखिए आर एस। देखिए आर एस बराबर क्या होगा, सूत्र वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमें आर एस की बात करेंगे तो थोड़ी देर हम इसको मिटाल देंगे। अब देखिए आर एस की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर x1 y1 x2 y2, x2 क्या है x2 का मान 3 है, x1 का मान कितना है 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है 6 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें समझिएगा, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए -1 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, तो बच जाएगा √5। चीजें पता चल रही होंगी आपको कि यहाँ पर भी √5 आया था, यहाँ पर भी √5 आया है, और यहाँ पर भी √5 आया है। अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये एक वर्ग ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक बिंदु बचा हुआ है। तो आइए इसको भी फाइंड करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या पता है एसपी, तो मैं एसपी लेता हूं आपके लिए। एस का मान कितना है साथियों 3, 5, पी का मान कितना है 4, 3। सूत्र आप सभी को पता है कि x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें फाइंड ये करना आपको आना चाहिए कि चीजों को एनालिसिस जरूर करिए आप लोग। अगर ये पॉइंट भी गड़बड़ कर देते, मान लो एसपी के जगह आप पीएस कर देंगे तो भी वही चीज है। चाहे आप 1 × 2 करिए तो भी 2 रुपया आएगा, चाहे 2 × 1 करिए आपका आंसर 2 ही आएगा। तो अब चाहे एसपी लिखे चाहे पीएस लिखे, दोनों का एनालिसिस आंसर एक ही आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां से देखो तो x1 का मान ये होगा, y का मान ये होगा, x2 का मान ये होगा और y2 का मान ये होगा। x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में आएगा √5। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, कब ये वर्ग बनेगा, जब पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, क्यू आर बराबर होगा आर एस के, आर एस बराबर होगा एसपी के, तभी तो वर्ग बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 5 √ का, यहाँ पर भी √5, यहाँ पर भी √5, यहाँ पर भी क्या है √5 ही आया। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ये एक वर्ग है।
लेकिन अगर ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आप छोड़ देंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है और एग्जामिनर आपके सवाल को गलत भी कर सकता है। तो लास्ट में कंक्लूजन को लिखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि कैसे उसको कंक्लूजन लिखना है। अब लिखेंगे चूंकि, ये जरूरी है तभी आपका नंबर स्कोरिंग ज्यादा होगा। चूंकि पी क्यू बराबर आर एस है और आर एस बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर, इसके बराबर आर एस और एस पी। क्योंकि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, क्यू आर बराबर है आर एस के और आर एस बराबर एस पी के, इसलिए दिए गए बिंदु एक वर्ग के बिंदु है। इतना लिखेंगे आपका स्कोरिंग बढ़ता ही जाएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझाया है। सिस्टमेटिक चलना है। जब भी सवाल आपके सामने आए, चीजें जो भी पॉइंट में लिखी हो, मतलब जो भी हमारे पास बिंदु हो, उसको हमें अलग लिखना है, फिर उसको कोई ना कोई नाम देना। आपके मन में आए पी क्यू आर, अरे भाई आप ए बी सी डी भी मान सकते हो, जो इच्छा हो वो मानो, बस उसको मान करके बस दो दो चीज में लेकर चलना है। क्यों लेकर चलना है? क्योंकि साथियों एक बिंदु से हम लोग अनेक लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बिंदु से हम अनेक लाइन को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन को ड्रा करने के लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत होती है। एक लाइन को ड्रा करने के लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत होती है। इसीलिए हमें चूंकि वर्ग बना रहे हैं तो एक लाइन तो लेंगे पहले, तो दो बिंदु की तो जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारा वर्ग जब भी बना होगा, ऐसे वर्ग जब भी बना होगा हमारा, तो ये बिंदु पी क्यू आर एस ऐसे होगा। तो दो बिंदु से तो ही एक रेखा बनी है, इसलिए हमें दो दो पॉइंट्स को लेकर के फाइंड करना होता है। और याद रखिए, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, यही निर्देशांक ज्यामिति में बहुत दूरी तक आपका साथ निभाएगा। तो यहीं तक मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी वर्ग को कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, और आयत को भी सिद्ध कर सकते हैं ऐसे ही लगा करके। बस वर्ग में चारों चीजें बराबर आएंगी, आयत में दो दो चीजें बराबर आएंगी। तो आइए अब मैं सिखाता हूं आपको। एक सवाल है समबाहु त्रिभुज को लेकर के, जो कि बहुत वायरल क्वेश्चन है, हर साल जरूर आता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कि समबाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध करूंगा। अब देखिए आपके सामने एक सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 3, -3 व -1, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहले बात तो समबाहु का मतलब समझ लीजिए। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पहले दिए हुए बिंदु को लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, दिया हुआ बिंदु क्या है वो आपके सामने है। बिंदु है 1, √3, माइनस का और -1, मतलब ए बी और सी मैं मानता हूं। सबसे पहले दूरी वाले सूत्र से मैं लूंगा। अगर मैं ए बी को लेता हूं, क्या लेता हूं? ए बी। तो 1, √3, माइनस का, ये क्या होगा? x1, y1, x2 और y2। दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए देखिए आगे, यहां पर x2 का मान कितना है? √3 माइनस x1 का मान कितना है? 1 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? -√3 और माइनस यहां पर 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये चीजें लोग देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये तो सबसे आसान है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि a² + b² -2ab। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो चीजों में तोड़ना शुरू करूंगा कि √3 का स्क्वायर, तो जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट कट जाता है, 3 बचेगा। बी का स्क्वायर यहाँ पर 1 बचेगा, -2ab 2 गुणे a के जगह पे √3 गुणे यहाँ पर 1 होगा। अब प्लस लगाता हूं मैं, यहां पर भी 3 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस भी हटेगा और रूट भी हटेगा,
तो जिस संख्या का वर्ग होता है रूट के साथ साथ माइनस का चिन्ह भी हट जाता है। तो यहाँ पे 3 हो गया, एक का स्क्वायर करूंगा 1 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर भी तो माइनस लगेगा, यहां पर भी क्या लगेगा, लेकिन माइनस लगेगा। ध्यान में देने वाली बात क्या, 2 लिखूंगा, लेकिन ए का मान तो यहाँ पर माइनस है, इसलिए मैं यहाँ पे ए का मान माइनस में रखूंगा और बी का मान मैं एक बार रखूंगा। यहाँ वाला माइनस मैंने क्यों नहीं यूज किया, ये सूत्र से माइनस है, इसलिए मैं इसको नहीं यूज करूंगा। अब किधर रखिएगा ध्यान से, इसको मैं हटा के रूट लगाता हूं। आगे देखिएगा चीजें, 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। यहां पर भी माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस कट जाएगा और यहां देखूंगा तो अंडर रूट कितना आएगा, 4 4 8 आएगा। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणे 2 लिख सकता हूं। और जब रूट से बाहर 2 निकलता है तो बन जाता है 2, तो 2 अंडर रूट 2 कितना आया, 2 अंडर रूट 2। किसका मान आया, ए बी का मान। अब मैं निकालना होगा अब बी सी का मान। तो देखिए बी सी बराबर क्या होगा, बी का मान मैं लूंगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कामा लगा के, और सी का मान लूंगा मैं यहाँ पर -1 कामा -1। ये क्या x1 है, ये आपका y1 है, x2 है और ये y2 है। चीजों को समझिएगा, क्या है x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है, क्या बेटा, हाँ y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। हाँ भैया चला लीजिए, x2 का मान कितना है -1, x1 का मान है अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -1, और ठीक है माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर। मैं फिर इसे माइनस में तोड़ूंगा, इसे 1 का स्क्वायर ये होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और प्लस माइनस 2ab, ए का मान -1, बी का मान अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 प्लस क्या रखूंगा 2ab, क्या रखूंगा माइनस, क्या है माइनस 2 गुणे ए का मान माइनस और बी का मान अंडर रूट 3। यहां ध्यान दीजिए, यहीं पर अधिकतर एग्जाम में गलती हो सकती है आपसे। यहां पर ये माइनस माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा, यहां पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ये ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा। अब आगे देखिए, 3 1 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 अंडर रूट 3, 3 1 4, ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3, ये कट जाएगा तो आएगा अंडर रूट 8, और हम लोग अंडर रूट 8 को क्या ले सकते हैं, 2 अंडर रूट 2, तो हो गया 2 अंडर रूट 2। हमारी 2 भुजा बराबर हो गई है, क्या 2 भुजा, तीसरी भुजा भी बराबर होगी तो ये बनेगा समबाहु त्रिभुज, और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी तो ये बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए होता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इस सूत्र से आप समबाहु त्रिभुज को सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी आ गया 2 अंडर रूट 2, बी सी आ गया 2 अंडर रूट 2। अब आइए सिद्ध करते हैं हम लोग सी ए को। सी ए का मान क्या है, -1 का मान -1, ए का मान कितना है 1 का मान 1, x1 का मान y1 का मान x2 का मान और y2 का मान। दूरी के सूत्र से x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। x2 का मान 1, x1 का मान माइनस माइनस प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 -1 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए 2 2 में 4, 2 2 में 4, क्या आएगा अंडर रूट 8। और मैंने बताया कि अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर भी उतना मान आया, यहाँ पर भी उतना मान आया, यहाँ पर भी जाया,
जब तीनों भुजा बराबर होगी तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तो मैं यहाँ पे हिंदी वाला लिख दे रहा हूं आपको, यहाँ पे ऊपर इसके जगह पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखा, चूंकि ए बी बराबर है बीसी का, बीसी बराबर है सीए का, इसलिए दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और मैंने जो दो सवाल कराया आपको, एक त्रिभुज वाला, एक कराया वर्ग वाला, इन दोनों की मदद से आप आयत और त्रिभुज के जितने भी प्रकार है उसको सिद्ध कर सकते हैं, आयत के जितने प्रकार है उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। ये दो सवाल जो मैंने बताया है, साथ में जो मैंने चिन्ह परिपाटी बताई है आपको इससे पहले, ये दो चीजों आप लोग याद करिए और एनालिसिस करिए, और आपके बुक में जो भी सवाल है उसको लगाइए जरूर, दूरी को लेकर के या वर्ग या आयत को लेकर के। मेरी पूरी गारंटी है आप सवाल लगा लेंगे और अच्छी तरीके से लगा लेंगे। बस चीजों को एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, कब x1 होगा कब x2 होगा, कौन x1 होगा कौन x1 होगा, और साथ में रूट को हल करना आपको आना चाहिए। अगर आप रूट को हल करना नहीं जान पाएंगे तो आपके सवाल कठिन हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताना था निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं फिर से कहूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल की क्लास जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर में मदद मिले। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपने एनसीईआरटी के सवाल को हल करना शुरू करेंगे और सीखेंगे, साथ में देखेंगे कौन सा प्रश्न किस वर्ग आया है और क्या ये उस प्रश्न का अब हमारे जीवन में और मतलब कि हमारे एग्जाम में महत्व है या नहीं। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए और अपने रिवीजन को करते रहिए, अपने बुक के सवाल को हल करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथी।